मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 20वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये हमारा वीडियो लेक्चर भी सिमेट्री एलिमेंट्स या मॉलिक्यूलर सिमेट्री से संबंधित है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सममिति तल, ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है। और इसी तरह से इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है। तो ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसके क्या उदाहरण हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि सिमेट्री की क्या परिभाषा है, पुराने वीडियो लेक्चर में इसको मैं दोहरा चुका हूँ कई बार। एक बार फिर से आप देख लें कि एक मॉलिक्यूल है ये, और मॉलिक्यूल के ऊपर जब कोई ऑपरेशन किया जाता है, क्रिया की जाती है किसी एलिमेंट के सापेक्ष, एलिमेंट मतलब तल हो, एक्सिस हो या पॉइंट हो, कोई भी हो सकता है। तो क्रिया करने के बाद अगर आपको सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिलती है इसी मॉलिक्यूल की, तो आप कहते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमिट्री है। और जिस एलिमेंट के सापेक्ष अपन ने क्रिया की थी उसको कहा जाता है सिमिट्री एलिमेंट्स, और ऑपरेशन को सिमिट्री ऑपरेशन। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि 5 तरह के सिमिट्री एलिमेंट्स होते हैं: एक्सिस ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री और आइडेंटिटी। ये 3 हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब चौथा जो सिमिट्री एलिमेंट है, प्लेन ऑफ सिमिट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमिट्री एलिमेंट भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होता है, मतलब सममिति तल जिसको हिंदी में कहते हैं, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री मतलब सममिति तल। ये 3 प्रकार के होते हैं: वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमिट्री और डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमिट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री को सिंबल सिग्मा वी से दर्शाते हैं, हॉरिजेंटल को सिग्मा एच से, और जो डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमिट्री है उसको सिग्मा डी से दर्शाया जाता है। तो वी यहाँ वर्टिकल के लिए है, एच हॉरिजेंटल के लिए और डी डाइहेड्रल के लिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है, इसको सिग्मा वी से दर्शाते हैं। अब इसकी परिभाषा यहाँ इंग्लिश में और हिंदी में लिखी हुई है, तो इसका अर्थ समझ लीजिए आप कि अगर किसी मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल एक्सिस से, मुख्य अक्ष से, हम एक तल को गुजरने दें, तल मतलब दर्पण, और इस प्रकार गुजरे वो कि मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन होने के बाद हमको सुपर इम्पोजेबल व इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मिले, तो हम बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री सिग्मा वी उपस्थित है और सिमिट्री ऑपरेशन रिफ्लेक्शन का होता है, और इसको सिग्मा वी से अपन दर्शाते हैं सिमिट्री एलिमेंट्स को। तो कुल मिला के आपको एक मॉलिक्यूल लेना है, और मॉलिक्यूल के जो मुख्य अक्ष है, उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, उससे आप एक तल या दर्पण गुजारिए, उसको पास करिए। और आप अगर ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद, दर्पण से या तल से रिफ्लेक्शन के बाद अणु की कैसी संरचना मिलती है आपको, सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। तो अगर सुपर इम्पोजेबल व इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर आपको मिले तो आप बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है, और उसको सिग्मा वी से अपन दर्शाएंगे। अब इसका उदाहरण आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ये देखिए आप, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, सबसे पहला अपन ने सिंपल एग्जांपल लिया है। ये दोनों हाइड्रोजन हैं, हालांकि दोनों एक से हैं, परंतु इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, एक को हमने पिंक हाइड्रोजन बना दिया है और एक को व्हाइट कलर में, और बीच में ये ऑक्सीजन है। अब आपको मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस होती है। C2 एक्सिस का मतलब होता है कि अगर इसको हम 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और आपको वैसा ही वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। तो C2 एक्सिस से अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेन लिया, एक मिरर लिया। अब आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगा
तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ये हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस प्रकार से जो वाटर मॉलिक्यूल है रिफ्लेक्शन के बाद आपको ऐसा दिख रहा है। अब ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल ये वाला और ये वाला कैसे हैं, ये सुपर इम्पोजेबल भी हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल भी हैं, दोनों बिल्कुल एक से हैं। इसलिए अपन कहेंगे कि ये जो प्लेन है ये कैसा है, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री है, इसको अपन कहेंगे। और इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में सिग्मा वी उपस्थित है। तो देखिए ये सिग्मा वी यहाँ पर उपस्थित है। अब चूंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो C2 थी, इसलिए इसका पूरा सही नाम होगा सिग्मा 2V। तो पानी के मॉलिक्यूल में सिग्मा 2V उपस्थित है। अब एक संभावना और है कि अगर इस तल को जिसमें वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित है, अगर इसी को अपन एक मिरर मान लें या तल मान लें, तो आप देखेंगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल उस एक मिरर के ऊपर रखा गया है और ये जो मिरर है ये प्रिंसिपल एक्सिस से भी गुजर रही है। तो अगर मिरर प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल अपन ने इस तरह से रखा है, तो मिरर के सामने चूंकि वाटर मॉलिक्यूल रखा हुआ है तो इसलिए आपको वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि ये जो तल है या ये जो मिरर है ये भी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री में आ गया, सिग्मा वी में आ गया। तो इस प्रकार पानी के मॉलिक्यूल में दो सिग्मा वी होंगे या सिग्मा 2V होंगे अगर सही ढंग से बोलें अपन। तो एक तो सिग्मा 2V ये है वर्टिकल है जो, और एक हो गया ये वाला सिग्मा 2V। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के पास दो सिग्मा 2V सिमिट्री एलिमेंट्स हैं या कहेंगे अपन प्लेन है। अब इसके आगे और एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको मालूम है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होता है। अब चूंकि दोनों ऑक्सीजन एक से हैं इसलिए इनके बीच अंतर रखने के लिए हमने एक को पीला कर दिया है और एक वाइट है। अब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है आपको मालूम है कि उसमें C2 एक्सिस होती है। 180 से रोटेट करेंगे अगर इस एक्सिस के सापेक्ष, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है। अब इस C2 एक्सिस पे आप एक मिरर रख दीजिए तो आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे दिखेगा जैसा ये दिखाया गया है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो पीला वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो इसलिए अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ये कैसा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिफ्लेक्शन के पहले था। इसलिए दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सुपर इम्पोजेबल है और इंडिस्टिंग्विशेबल है। इसलिए आप बोलेंगे कि ये जो तल है या ये जो मिरर है या जो प्लेन है ये क्या हो गया, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री या सिग्मा 2V हो गया। क्योंकि ये C2 एक्सिस है तो सिग्मा 2V इसको नाम दिया अपन ने। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर आप एक मिरर के ऊपर रख देंगे तो आप देखिए कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी प्लेन से या मिरर से जा रही है। अब चूंकि CO2 का मॉलिक्यूल आपने मिरर के ऊपर रख दिया है तो आपको बिल्कुल वैसी ही इमेज मिलेगी जैसा ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। इसका ये अर्थ हुआ कि ये जो मिरर रखा है जिसके ऊपर हमने CO2 मॉलिक्यूल को रख दिया है ये भी सिग्मा 2V प्लेन है। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो सिग्मा 2V प्लेन होंगे। अब हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमिट्री में आइए। हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमिट्री को सिग्मा एच से दर्शाया जाता है और इसकी जो परिभाषा है यहाँ लिखी हुई है, तो इस परिभाषा के अनुसार अगर किसी मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य अक्ष है मॉलिक्यूल की Cn, उसके परपेंडिकुलर हम एक मिरर रख दें और मिरर रखने के बाद मॉलिक्यूल जब रिफ्लेक्ट होगा मिरर से, तो यदि सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर या इमेज आपको मिलती है तो अपन कहेंगे कि मॉलिक्यूल में हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमिट्री एलिमेंट या सिग्मा एच उपस्थित है। तो सीधा सीधा सा ये है कि इसमें मॉलिक्यूल में आप Cn देखिए कौन सी है और एक परपेंडिकुलर मिरर रख दीजिए। अगर वैसी ही इमेज मिल जाए तो सिग्मा एच है और नहीं मिलती है तो नहीं है। अब उदाहरण देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में, ये C2 एक्सिस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की, आपको मालूम है ये। अब अपन ने क्या किया, परिभाषा के अनुसार इस C2 एक्सिस के एक परपेंडिकुलर ऊपर एक अपन ने तल या मिरर लिया। तो जब आप
ऊपर एक परपेंडिकुलर जो C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर आप रखेंगे तो आप देखेंगे यही कार्बन डाइऑक्साइड आपको इस प्रकार यहाँ दिखेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हो या ये कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कैसे हैं? सुपर इम्पोजेबल भी हैं और इंडिस्टिंग्विशेबल भी हैं। इसका अर्थ हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में सिग्मा H होगा या कहेंगे अपन सिग्मा 2H होगा, तो ये सिग्मा 2H हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपको मालूम है कि C2 एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, तो ये C2 एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे मिरर रख दिया। तो जब आप परपेंडिकुलर मिरर रखेंगे आप, तो यहाँ पे ये C2 एक्सिस है और ये मिरर रखा है, तो इस मॉलिक्यूल की आपको इमेज यहाँ पे दिखेगी उल्टी। अब ये दोनों इमेज आप देखिए, ये दोनों ना तो सुपर इम्पोजेबल हैं और ना इंडिस्टिंग्विशेबल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल में सिग्मा एच नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तीसरा जो सिमेट्री एलिमेंट है वो डाइहेड्रल सिमेट्री एलिमेंट कहलाता है, सिग्मा डी। और परिभाषा के अनुसार सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि ये उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें एक से ज़्यादा C2 एक्सिस होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज़्यादा C2 एक्सिस होते हैं उसमें हम एक ऐसा मिरर लें या ऐसा तल लें जो दोनों C2 एक्सिस के बीच के कोण को डिवाइड करे। तो दो C2 एक्सिस ऐसी हैं जो लगातार हैं और उनके बीच में हम एक ऐसा मिरर रख दें या प्लेन रख दें जो दोनों C2 एक्सिस के बीच के एंगल को डिवाइड करता हो, बांटता हो। तो मिरर या तल से रिफ्लेक्शन के पश्चात यदि मॉलिक्यूल की सुपर इम्पोजेबल और इंडिस्टिंग्विशेबल संरचना या छवि मिलती है या इमेज मिलती है या स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम कहेंगे कि वो जो प्लेन है वो सिग्मा डी प्लेन है और मॉलिक्यूल में डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई और इसको और भी क्लियर करेंगे हम, देखिए एग्जांपल से। ये BCl3 मॉलिक्यूल है। BCl3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि BCl3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 C2 है। वाटर मॉलिक्यूल में आपने देखा कि एक ही C2 है, CO2 में देखा आपने एक ही C2 है, तो इसलिए जहां एक C2 होती है वहां पे ये सिमेट्री एलिमेंट सिग्मा डी नहीं होता। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड में यहाँ पे देखिए आप, एक C2 एक्सिस ये है, एक C2 एक्सिस ये है और एक C2 एक्सिस ये है। अब ये दो C2 एक्सिस यहाँ पे अपन ने ली हुई हैं और इनके बीच में एक मिरर रखा है और ये मिरर क्या कर रहा है, इस कोण को डिवाइड कर रहा है, दोनों C2 के बीच का जो एंगल है उसको वो बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इस मिरर से। तो ये जो पीला वाला क्लोरीन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा और जो पिंक वाला क्लोरीन है वो यहाँ पे दिखेगा। तो तीनों क्लोरीन में अंतर रखने के लिए अपन ने ये कलर कोड यहाँ पे रख दिया है। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात आप देखिए हरा वाला क्लोरीन तो वहीं है पर पिंक वाला यहाँ ऊपर आ गया और ये यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया, ये सिग्मा डी प्लेन हो गया। अब चूंकि यहाँ पे तीन तीन C2 हैं, इसका मतलब होगा कि 3 सिग्मा डी प्लेन यहाँ पे रहेंगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड में। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड में 3 डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स उपस्थित हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड आयन का। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, प्लेटिनम बीच में होता है, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, ये Pt है और चारों कॉर्नर में ये Cl एटम यहाँ पे होते हैं। अब आपको मालूम है कि एक C2 एक्सिस इसमें ये है, एक C2 एक्सिस इसमें ये है, दो और C2 एक्सिस इसमें होती हैं। तो अपन ने क्या किया, एक ये वाइट वाली C2 एक्सिस ले ली और एक ये वाली C2 एक्सिस ले ली। अब इन दोनों के बीच का जो कोण है ये देखिए, ये 90 डिग्री का है। यहाँ पे अपन ने एक मिरर रख दिया, एक प्लेन रख दिया। तो जब आप मिरर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये मिरर इन दोनों के बीच के जो एंगल को डिवाइड करेगा और रिफ्लेक्शन के बाद आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो C2 है ये यहाँ पे दिखेगा और ये वाला C2 आपको
यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए जो वाइट है C2 वो यहाँ पे आ जाता है और ये वाला C2 यहाँ पहुँच जाता है रिफ्लेक्शन के बाद। दोनों प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड के जो आयन हैं वो कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल भी हैं और इंडिस्टिंग्विशेबल भी हैं। इसलिए प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड आयन में सिग्मा डी प्लेन उपस्थित होता है या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होती है। अब इसके बाद हम आते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को एसएन से दर्शाया जाता है और इसमें क्या होता है, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, पहले रोटेशन का और फिर रिफ्लेक्शन का। तो इसकी परिभाषा देखिए पहले कि किसी मॉलिक्यूल को अगर हम सी एन से रोटेट करें, सी एन एक्सिस से क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे एक निश्चित कोण से, निश्चित एंगल से, और उसके बाद उस मॉलिक्यूल का हम रिफ्लेक्शन करेंगे ऐसे तल से जो कि सी एन के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले रोटेशन किया हमने सी एन के रिस्पेक्ट में, फिर जो भी मॉलिक्यूल मिला उसको हमने रिफ्लेक्ट किया एक ऐसे मिरर से या तल से जो सी एन के परपेंडिकुलर हो। ये ऑपरेशंस करने के बाद अगर सुपर इम्पोजेबल और इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर हमको मिलता है तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में एस एन या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या एन फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है। और जैसा अभी कहा इसको एस एन से अपन दर्शाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल तो इसका सिंपल है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन मॉलिक्यूल अपन ने लिया है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ये दो क्लोरीन के। तो इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ने इसको रेड से लिया है और ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली पीले रंग से है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए आप C2 एक्सिस है, तो जब आप इसको ये C2 एक्सिस हमने ली है, C2 एक्सिस लेने का मतलब होता है कि 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया। तो जब 180 से आप रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ गई है, ये क्लोरीन यहाँ चला गया है। इसी तरह से ये जो क्लोरीन है वो यहाँ बाईं तरफ आ गया है और ये हाइड्रोजन घूम के 180 डिग्री से रोटेशन के बाद यहाँ पे आ गई है। तो अब ये देखिए एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, परंतु यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं और डिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब इंडिस्टिंग्विशेबल भी नहीं है। वो ऐसा इसलिए है कि देखिए यहाँ पे दो क्लोरीन हैं और यहाँ पे पर दो हाइड्रोजन है, इसलिए दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, अलग अलग हैं, भिन्न हैं, उनको अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। परंतु अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर रख देंगे। तो मिरर रखने के बाद, और ये मिरर कैसा है, C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर है परिभाषा के अनुसार। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो आप देखिए ये क्लोरीन यहाँ दिखेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ है और ये क्लोरीन यहाँ पे है। अब इस मॉलिक्यूल को देखें आप, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन के, और इस मॉलिक्यूल को अगर देखें आप तो दोनों बिल्कुल एक से हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कौन सा सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है, उसमें S2N सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है या टू फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन उपस्थित है। यहाँ पे खास बात यह है कि रोटेशन के बाद अपन को सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल नहीं मिला, परंतु जब रिफ्लेक्शन किया तो मिल गया। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि रोटेशन के बाद आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिले, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, परंतु रोटेशन और फिर रिफ्लेक्शन के बाद अगर आपको सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम कहेंगे कि SN सिमेट्री एलिमेंट वहां पे उपस्थित है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एलीन। एलीन में देखिए आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तीन कार्बन होते हैं और ये जो टर्मिनल कार्बन है इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और जो शुरू का ये कार्बन है उसमें भी दो हाइड्रोजन होते हैं। तो ये CH2 हो जाता है, डबल बॉन्ड C हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड C हो जाएगा और CH2 ग्रुप उसमें लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन लगे हैं। तो तीन कार्बन है ये, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो ये कहलाता है एलीन मॉलिक्यूल। अब एलीन मॉलिक्यूल को अगर आप इस तरह से देखें
इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले से इसको अगर देखें तो आप पाएंगे कि देखिए ये एक हाइड्रोजन है पीले रंग का और ये एक लाल रंग का हाइड्रोजन है। ये इस कार्बन के हैं जो शुरू में है C1 पहले नंबर का कार्बन। और पिंक और ब्लू ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये तीसरे नंबर के कार्बन पे है, मतलब C3 के। तो पहले में ये दो हैं और आखिरी वाले में ये दो हैं। परंतु अगर आप यहाँ से देखेंगे इसको तो क्या होता है, ये एक सीध में दिखते हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री दिखेगा। इसका भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। तो इस प्रकार जो एलीन का मॉलिक्यूल है उसमें C4 एक्सिस होगी। अब C4 एक्सिस चूंकि है तो अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो जब 90 डिग्री से आप रोटेट करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि रोटेशन करने के बाद क्या होता है, ये जो पिंक है वो यहाँ पे नीचे आ जाता है पीले की जगह, और ये जो पीला है ये ब्लू की जगह ले लेता है। ये देखिए ये जो पीला है ये ब्लू की जगह आ गया। ये ब्लू कहाँ जाएगा, ये रेड की स्थिति में जाएगा, है ना, रेड को रिप्लेस करेगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया है ये ब्लू, और ये जो रेड है ये पिंक की जगह आ जाएगा। तो ये रेड यहाँ पिंक की जगह आ गया है। तो रोटेशन के बाद आपको देखिए इस तरह का एलीन मॉलिक्यूल मिल गया रोटेशन करने के बाद। अब अपन क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन हमको किससे करना है, रिफ्लेक्शन उस मिरर से करना है जो C4 के परपेंडिकुलर है। और C4 क्या है, इसके तल के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए जो मिरर हम लेंगे या जो तल लेंगे वो कैसा होगा, वो उसी प्रकार का होगा कि जैसे हमने इस मॉलिक्यूल को एक तल या मिरर के ऊपर रख दिया हो। तो ये जो C4 एक्सिस है ये चूंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ से पास हो रही है, इसलिए जो मिरर होगा वो मिरर भी C4 एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ऐसा समझिए कि हमने एलीन के मॉलिक्यूल को कहाँ पे रख दिया है, एक मिरर पे। अब जब आपने एलीन के मॉलिक्यूल को मिरर पे रखा तो आपको वैसी ही इमेज मिलेगी जैसी थी उसकी। तो इस प्रकार आप देखिए कि रोटेशन करने के बाद और रिफ्लेक्शन के पश्चात हमको इस प्रकार का मॉलिक्यूल मिलता है। अब ये दो मॉलिक्यूल देख लीजिए और ये मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल भी हैं और इंडिस्टिंग्विशेबल भी हैं। तो चूंकि ये चारों हाइड्रोजन हैं इसलिए ये इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, और पूरी तरह से अगर इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ रखेंगे तो ये उसको ढक लेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एलीन में S4 सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है। चूंकि यहाँ पे C4 अपन ने लिया था इसलिए अपन N की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो आप कहेंगे कि 4 फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री एलिमेंट एलीन में उपस्थित है। तो ये हो गए दोनों सिमेट्री एलिमेंट। तो कुल मिला के जो 5 सिमेट्री एलिमेंट हैं ये हमने ये अपने वीडियोस में देखे। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पॉइंट ग्रुप्स पे होगा कि पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।